हेलो स्टूडेंट्स, कल लास्ट क्लास में जो अपन कर रहे थे ईएमआई चैप्टर था, उसके अंदर अपन फैराडे सेकंड लॉ को यूज करके इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे थे। ओके, चलिए जी और देखते हैं उसके ऊपर क्वेश्चन। तो देखो, कभी भी करंट या ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होता है वो कब होता है? अगर फ्लक्स चेंज हो, मैग्नेटिक फ्लक्स किसी लूप से पास होने वाला क्या हो जाए, चेंज तो डेवलप होगा। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू कितनी होती है? बी ए कोस थीटा। तो या तो बी चेंज होना चाहिए, कैसे भी करवा के चेंज करवा सकते हो। जो सोर्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है उससे अगर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो या तो आप करंट को चेंज करके भी चेंज करवा सकते हो, या रिलेटिव मोशन करवा के करवा सकते हो, एरिया चेंज हो रहा हो या एंगल चेंज हो रहा हो ना। इस पे काफी सारे क्वेश्चन कर लिए थे अपन ने। और देखो क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर एक कोई लूप रखा हुआ है, सर्कुलर लूप है जिसका एरिया है ए। मान लीजिए मैं इसको इस डायमीटर के अबाउट घुमाऊं ऐसे और इसको एंगुलर स्पीड दूं ओमेगा। ठीक है, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा घुमाने से देखो बी तो चेंज होगा नहीं, बी तो जो जितना अवेलेबल है उतना ही है ना, एरिया चेंज होने वाला है, एरिया पाई आर स्क्वायर रहेगा। ठीक है, पर घुमाने से एक चीज चेंज होगी। देखो बी की डायरेक्शन तो फिक्स है ऐसे, और एरिया की डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर होती है। तो जब जैसे आप घुमाते जाओगे ऐसे एरिया की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की तो फिक्स है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड तो आपका ये है और इस टाइम एरिया भी इसी डायरेक्शन में, पर जैसे जैसे घूमने लगेगा देखो एरिया की डायरेक्शन चेंज होती जा रही है ना। तो क्या चेंज होगा? बी और ए के बीच में एंगल चेंज होगा। तो क्या फ्लक्स चेंज होगा? यस सर, तो फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। और अगर फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा या करंट डेवलप होगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि कितना ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस होगा अगर इसको मैं ओमेगा स्पीड से रोटेट करता हूं। तो मान लीजिए किसी टाइम टी में, किसी टाइम टी पर जो ये एंगल टर्न बाय इट बिकम्स ओमेगा टी। अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है तो टी टाइम में कितना एंगल घूम जाएगा भाई? ओमेगा टी। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर जो इसमें से फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फ्लक्स पास हो रहा होगा बी ए कोस, और एंगल कितना हो गया होगा? ओके, तो अगर आपको ईएमएफ निकालना है तो ईएमएफ कितना हो जाएगा? आप निकाल लो डी फाई बाई डी टी, इसको डिफरेंशिएट कर लो तो कितना हुआ ये? बी ए, इसका हो जाएगा ओमेगा, और कोस का डिफरेंशिएशन कितना होता है? माइनस साइन। ओके, माइनस साइन ओमेगा टी, ये डिफरेंशिएशन हो गया। ओके, तो जो ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस्ड हुआ उसकी वैल्यू आई माइनस का, या डी फाई बाई डी टी की जो वैल्यू आई वो आई माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, ये डी फाई बाई डी टी हो गया। तो एप्सिलॉन कितना होता है? माइनस का डी फाई बाई डी टी, या मैं कह दूं जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा उसको मोड ले लूं तब भी माइनस चला जाएगा आपका। तो एप्सिलॉन की वैल्यू आई बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये इसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ है किसी भी टाइम टी पर। ओके, चलिए अगर इस लूप में n टर्न्स होते, कितने टर्न्स होते? n, तो एप्सिलॉन की वैल्यू आती एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, दिस द वैल्यू। अच्छा, जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है क्या उसकी वैल्यू टाइम के साथ पे डिपेंड कर रही है? सर टाइम के साथ चेंज हो रही है। ओके, तो अगर मैं ग्राफ, अच्छा इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? देखो ई की मैक्सिमम वैल्यू अगर मैं उसको लिखूं ई नोट से, ई की मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो देखो साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 1, तो ये लिख सकते हैं ए बी ओमेगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू रख दीजिए, ये ई की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है। तो भाई यहाँ से आप लिख सकते हो एप्सिलॉन इक्वल टू, इसकी जगह रख दीजिए एप्सिलॉन नॉट साइन ओमेगा टी। क्या ये टाइम के साथ ईएमएफ चेंज हो रहा है? यस सर। अगर मैं वेरिएशन टाइम के साथ बनवा लूं तो जो वेरिएशन बनेगा इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है उसका, वो कुछ ऐसा बनेगा साइन वेव की तरह ना, ऐसे, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू जाएगी प्लस एप्सिलॉन नॉट और ये जाएगी माइनस एप्सिलॉन नॉट। ये टी हो गया, ये हो गया एप्सिलॉन, ये वेरिएशन हुआ। क्या जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रहे हैं? ये ऐसे, ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ है जिसका डायरेक्शन
और मैग्नीट्यूड दोनों टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं और वो भी साइन टर्म में। ठीक है, ठीक है। ऐसे सोर्स जो ऐसा ईएमएफ या करंट प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है एसी सोर्स, है ना। ये आगे जाके एसी जनरेटर का प्रिंसिपल बनेगा कि अगर किसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट किया जाए तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है, और वो भी ईएमएफ कैसा होता है, एसी, है ना। तो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा। ओके, तो किसी भी कॉइल को रोटेट करेंगे, एसी जनरेटर में अपन यही करवाते हैं, मैग्नेट लगा के मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करवाते हैं, उसके अंदर एक कॉइल को रोटेट करते हैं, तो उसमें इस टाइप का ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। ओके, आगे अपन एसी चैप्टर पढ़ेंगे, तो जब एसी सोर्स लिखेंगे, वोल्टेज सोर्स, तो उसकी इक्वेशन यही लिखी जाएगी, V = V नॉट sin ओमेगा t। बात समझ में आ रही है? चलिए जी, उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का देखिए, मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। अच्छा, मान लीजिए यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैं इसके अंदर किसी रोड को, ये कोई कंडक्टिंग रोड है जिसकी लेंथ है L, उसको मैं इधर V स्पीड से चला रहा हूँ। कितनी स्पीड चला रहा हूँ? V स्पीड चला रहा हूँ। ठीक है, तो देखो कंडक्टिंग रोड है, तो इसके पास फ्री चार्ज भी होगा, है ना। अच्छा जी, तो देखो जैसे ये चलेगी तो जो मैग्नेटिक फील्ड B है, अब रोड इधर चल रही है तो इसके अंदर जितने भी फ्री चार्ज हैं वो भी इधर ही चल रहे होंगे। और आपको एक चीज फिक्स पता है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा है तो उस पर एक फोर्स लगता है F = QVB sin थीटा। बोल लगता है? यस सर। और इस फोर्स की डायरेक्शन कैसी आती है? फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सेकंड फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो थंब बताता है फोर्स। तो जैसे ही आप रोड को इधर चलाना स्टार्ट करोगे, चार्जेस पे फोर्स, पॉजिटिव चार्ज होंगे, इनमें फोर्स किधर लगेगा? ऊपर की तरफ। इसलिए पॉजिटिव चार्ज इसके अपर एंड में एक्यूमुलेट हो जाएंगे, और नीचे से ऊपर पॉजिटिव चार्ज गया, इसके वजह नीचे जो चार्ज बैठेगा लोअर एंड में वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो जैसे ही रोड चलना स्टार्ट करेगी, इसके अपर एंड पे पॉजिटिव चार्ज और लोअर एंड में नेगेटिव चार्ज इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके, पर जैसे ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अभी देखो, जैसे मान लीजिए ये रोड के अंदर कोई चार्ज है Q, तो इसके ऊपर इसके चलने के कारण मैग्नेटिक फोर्स लगा Fb। ठीक है, और जैसे ही ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ, इस चार्ज पे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड E है, तो नीचे की तरफ लगा इलेक्ट्रिक फोर्स। कितना लगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जब तक मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा होगा, जब तक एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाता जाएगा, नेगेटिव चार्ज नीचे इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, पर जैसे जैसे चार्ज ऊपर जाता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा तो ये फोर्स बढ़ना स्टार्ट हुआ। जिस टाइम ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, Fb और Fe, उस टाइम चार्ज पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा और चार्ज की मोशन बंद हो जाएगी। तो यानी अगर आप इस कंडक्टिंग रोड को V स्पीड से यूं चलाते हो, तो इसका कुछ पॉजिटिव चार्ज ऊपर, कुछ नेगेटिव चार्ज नीचे आके फिर रुक जाता है ना। क्योंकि देखो, चार्ज जैसे आपने रोड को चलाया तो चार्ज पे सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, क्योंकि अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ ही नहीं था, है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स चार्ज जैसे ही ऊपर जाने लगा, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ी, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हुआ और उन सभी पार्टिकल पे नीचे की तरफ फोर्स लगने लग गया F। ठीक है, अब जैसे जैसे चार्ज ऊपर जाता जा रहा है, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है। मैग्नेटिक फोर्स तो फिक्स है, Q भी फिक्स है, V भी फिक्स है, D भी फिक्स है, पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ती जा रही है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। तो जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते 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 इतनी हो जाएगी कि ये Fb के बराबर हो जाएगी, तो उस समय नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F नेट कितना हो जाएगा? 0। तो जो चार्ज, अब उसके बाद चार्ज की मोशन रुक जाएगी, यानी ये एंड कुछ पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये एंड कुछ नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ओके, अच्छा जी, तो यानी जब अगर किसी रोड को आप v स्पीड से मूव करते हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके जो चार्ज पार्टिकल पे दो फोर्स लगेंगे, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स। जब ये दोनों बराबर है, मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? Q × V क्रॉस B, और F कितना होगा भैया? Q × E। कैंसिल हो गया। ओके, अच्छा जी, अब देखो, यानी आपके पास आ गया E वेक्टर = V क्रॉस B। ठीक है,
अच्छा मान लीजिए इन दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस v है, पोटेंशियल डिफरेंस v है, तो आप तो जानते हैं कि जो अगर इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अगर v है तो आप तो जानते हैं v बाई एल इक्वल टू कितना होता है e, e की वैल्यू कितनी होती है v बाई एल, डायरेक्शन तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी। ओके तो मैं अगर इन दोनों तरफ l से डॉट प्रोडक्ट कर दूं, जैसे l डॉट e, तो ये आएगा l डॉट v क्रॉस b, ठीक है। तो ये जो टर्म बनी l डॉट e, ये क्या बना पोटेंशियल डिफरेंस, ये क्या बन गया डेल्टा v, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू होती है l डॉट v क्रॉस, ठीक है। यानी इन दोनों एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये v1 पे है और ये v2 पे है, तो यानी v1 माइनस v2 जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा वो होगा l डॉट v क्रॉस b, है ना। वापस से समझिए, थोड़ा सा कोई खास चीज नहीं है, ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म था, उसमें एक रोड इस डायरेक्शन में चल रही थी। अच्छा रोड के चलने के कारण जो चार्ज पार्टिकल थे उनके ऊपर क्या लगना स्टार्ट हो गया, आपका मैग्नेटिक फोर्स, क्योंकि रोड मोशन कर रही थी, है ना, चार्ज मोशन करेगा तो मैग्नेटिक फोर्स तो लगेगा ही। उस मैग्नेटिक फोर्स के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ, जिसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। अच्छा फिर दो फोर्स लगने लग गए, एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक मैग्नेटिक फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फोर्स बढ़ते बढ़ते मैग्नेटिक फोर्स के बराबर हो जाएगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, और नेट फोर्स अगर जीरो हो गया तो भाई चार्ज पार्टिकल जो डिस्ट्रीब्यूट हो चुका वो तो हो चुका, उसके बाद चार्ज की मोशन रुक जाएगी, है ना, क्योंकि नेट फोर्स जीरो है। तो ये कब होगा, जब ये फोर्स और ये फोर्स बराबर, Q से Q कैंसिल, दोनों तरफ L डॉट से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस रोड के एंड्स के बीच में जनरेट होगा L डॉट V क्रॉस B। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड ऑफ द रोड। ओके चलिए जी, अब इसके आगे बात करते हैं। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ V, वो कितना जनरेट हुआ, या मैं इसको एक्सेलेंस से लिख दूं, EMF जो जनरेट हुआ वो हुआ L डॉट V क्रॉस B, है ना। ये तीन वेक्टर का प्रोडक्ट है ना, इसको ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं ना। इसकी खास बात, अगर L, V और B तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुए, अगर तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर हुए, तो जो एक्सेलेंट की वैल्यू आती है वो आ जाती है LVB, सिंपल, या सिंपल मैं लिखूं BVL, EMF। और अगर इनमें से कोई भी दो पैरेलल हो गए, एनी टू वेक्टर्स आर पैरेलल, कोई भी दो वेक्टर LV, VB, LB, कोई भी दो पैरेलल हो गए, तो इसकी वैल्यू आती है भाई जीरो, इसकी वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। चलिए जी, जैसे आपसे बात करें सिंपल इसमें मैं आपको जैसे क्वेश्चन बताऊं, तो देखिए जैसे मैंने कहा कि ये मैग्नेटिक फील्ड है D, इसके अंदर मैंने एक रोड रख दी ऐसे, ये रोड की लेंथ होगी, और मैंने इसको इस डायरेक्शन में v स्पीड से खींचा, इस डायरेक्शन में v स्पीड से खींचा, मैंने कहा कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा इसके एंड के अक्रॉस, तो वही जीरो, क्योंकि इस केस में L और V पैरेलल है, कोई भी दो वेक्टर पैरेलल हो गए तो ये कितना होगा, जीरो। इसी तरीके से मैंने इस रोड को कहा कि नहीं इधर नहीं खींचा, मान लीजिए इसकी जगह आपने इसको ऐसे अंदर की तरफ वेलोसिटी दी ऐसे, तो ये ऐसे वेलोसिटी होगी तो B और V पैरेलल हो जाएंगे, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन और ये B की डायरेक्शन, तब भी में कितना होगा भाई, जीरो, ठीक है। अच्छा तीसरा केस, अगर मैंने इस रोड को ऐसे खींचा ऐसे, तो देखो वेलोसिटी इधर, L वेक्टर इधर और B वेक्टर इधर, क्या तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो गए, यस सर। अब EMF जनरेट होगा BVL, पोटेंशियल डिफरेंस रोड के एंड्स के क्रॉस। अच्छा अब बात ये, पोटेंशियल डिफरेंस तो इतना होगा, अब कौन हायर पोटेंशियल पे होगा कौन लोअर पे, पोटेंशियल डिफरेंस है तो एक हाई पे होगा एक लो पे, तो निकालने सिंपल सा तरीका, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी डायरेक्शन में कर लो, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर लो, जिधर थंब जाए वो होगा हाई पोटेंशियल पे, यानी ये होगा हायर पे। जैसे मान लीजिए ये 1 एंड है, ये 2, तो 1 वाला होगा हायर पोटेंशियल पे और 2 वाला होगा लोअर पोटेंशियल पे, और आपके पास V1 माइनस V2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी BVL।
ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो निकालने की डायरेक्शन कौन सा हाई पोटेंशियल पे होगा, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन निकालो, थंब बताएगा जो एंड हाई पोटेंशियल पे होगा उसके बारे में। ओके चलिए देखो एक चीज इसमें से आपने अगर नोट की है तो देखो एक और चीज नोट कीजिए, नोट करने लायक है। जैसे मैंने बोला आपसे कि ये रोड देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड था, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं यूं अंदर की तरफ, रोड आपकी ऐसे थी। जब ये ऐसे चल रही थी तब भी ईएमएफ नहीं था, और जब ये ऐसे चल रही थी तब भी कोई ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं हो रहा था, पर ये ऐसे चल रही थी तब प्रोड्यूस हो रहा था। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये देखो, अगर मैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप इमेजिन कीजिए जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस टाइप इस अंदर की तरफ जा रही है ना, तो अगर रोड को आप यूं खींचोगे तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट होने वाली नहीं है। देखो सब मैग्नेटिक, ऊपर वाली ऊपर रह जाएगी, नीचे वाली नीचे, ये बीच में से निकल जाएगी। और अगर आप इसको यूं अंदर की तरफ डालेंगे, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ जब जाएगा, ठीक है, तब भी कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट नहीं होगी। पर अगर इसको ऐसे चलाया तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन हुई, देखो इधर से कट करता 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 सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या करेगा, कट करेगा। तो अगर कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है तभी ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, वरना नहीं होता। ठीक है, या तो आप ये देख लो कोई भी दो वेक्टर अगर पैरेलल हो गए तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, या आप सिंपली ऐसे भी याद रख सकते हो कि अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कट हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, वरना ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। चलो इसके ऊपर और देखो, क्वेश्चन देखो। अच्छा जी, अब मैंने आपसे बोला कि मान लीजिए ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसमें ये कोई रोड है, लेंथ है L, वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड है b। ठीक है, ये एंड का नाम है a, ये नाम है b। आपसे पूछा व्हाट इज द va माइनस vb, इन एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस था ना। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो आप देखो b डायरेक्शन ये, l डायरेक्शन ये, v डायरेक्शन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो dvl आएगा अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपने निकलवाया तो। ठीक है, अच्छा अब ये देखो हायर पोटेंशियल पे कौन है, लोअर पोटेंशियल पे कौन है, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो थंब किधर आया, नीचे डायरेक्शन देखो, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड, और थंब क्या बताएगा, हायर पोटेंशियल पे, यानी ये हायर पे होगा, ये लोअर पे होगा। तो आप कहोगे कि सर जी VB माइनस VA की वैल्यू होगी BVL। आपसे क्या पूछा गया, VA माइनस VB, तो VA माइनस VB की वैल्यू हो जाएगी माइनस का BVL, माइनस का BVL हो जाएगी आपके पास डायरेक्शन। ठीक है जी, अच्छा तो जब भी आपसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछे तो देखो हायर में से लोअर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, लोअर में से हायर। अब ये हायर पे आया तो पक्की सी बात उसकी वैल्यू नेगेटिव ही आएगी, है ना, क्योंकि आप लोअर में से हायर सब्ट्रैक्ट करवा रहे हैं ना। अच्छा जी, अब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। अच्छा अब ये परपेंडिकुलर नहीं हो तो जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो कितना आता है, L डॉट V क्रॉस B। ठीक है, ऐसा जैसे मैं आपको बोलूं कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इसमें कोई रोड ऐसे रखी हुई है और इसको मैंने वेलोसिटी दी इस डायरेक्शन में, और ये एंगल दिया आपको 53 और वेलोसिटी दी v, मैग्नेटिक फील्ड है b और लेंथ है l। अब मैंने क्या बताइए ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होगा, ये एंड है a, ये एंड है b। आपसे पूछा va माइनस vb। ठीक है, अच्छा तो देखो लेंथ की डायरेक्शन क्या आ रही है बेटा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आ रहा है, ये, पर वेलोसिटी परपेंडिकुलर नहीं आ रही। देखो वेलोसिटी, अगर वेलोसिटी इधर होती तो तीनों परपेंडिकुलर हो जाते, आंसर हो जाता डीवीएल, है ना। अब ऐसे नहीं निकलेगा। देखो अब कैसे करो, आपको L डॉट V क्रॉस B करना है, तो सबसे पहले V क्रॉस B की डायरेक्शन निकाल लो, V क्रॉस B। तो देखो V ये B ये क्या हो गया, V क्रॉस B क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसकी जो डायरेक्शन आएगी, ये जो आपका फिंगर्स है राइट हैंड की, फर्स्ट वेक्टर की तरफ और सेकंड की तरफ आपने उसको फोल्ड कर दिया, तो डायरेक्शन किधर आई भाई, अंदर की तरफ। किधर आई बेटा, अंदर की तरफ। ठीक है, अच्छा या आप सिंपल आप ऐसे छोड़िए, आप इसको ऐसा आप क्या करिए, हमेशा वेलोसिटी की दो कंपोनेंट बना लीजिए, एक तो अलोंग द रोड और एक बना लीजिए परपेंडिकुलर टू द रोड। तो अलोंग द रोड आएगा, वो आएगा V cos 53 और परपेंडिकुलर टू रोड आएगा वो कितना आएगा, V
साइन 53। अच्छा, तो जब भी वेलोसिटी या लेंथ कोई भी परपेंडिकुलर नहीं आ रही हो तो उसके दो कंपोनेंट बता लो आप तो आराम से, है ना। अब मुझे पता है कि रोड के इधर चलने से तो कोई भी ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा इधर चलने से, क्योंकि लेंथ और ये वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है पैरेलल। तो जो भी ईएमएफ इंड्यूस होगा वो सिर्फ इस कंपोनेंट के कारण होगा, और ये कंपोनेंट रोड के क्या है, परपेंडिकुलर। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा, अब देखो हायर एंड पे इन दोनों में हायर पोटेंशियल कौन होगा, फर्स्ट फिंगर वेलोसिटी, सेकंड फिंगर मैग्नेटिक फील्ड। तो ये एंड होगा हायर पे और ये एंड होगा आपका लोअर पे। तो आपका VA माइनस VB की वैल्यू आएगी V कितना, V ये या ये नहीं सकते, टोटल V इतना है, पर इसका ये कंपोनेंट तो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस करने में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, सिर्फ इसके कारण प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये आएगा V sin 53 की वैल्यू होती है बेटा 4/5 into N। तो ये हो जाएगा 4/5 BVN। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब तीनों परपेंडिकुलर नहीं दे रखी हो तो जो चीज परपेंडिकुलर नहीं है उसके आप कंपोनेंट बना लीजिए, ठीक है। और फिर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आ रहा है उसको काम में ले लीजिए, ओके। जैसे देखो और देखिए, या अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट से करना चाहें थोड़ा लंबा पड़ेगा, बाकी करना चाहें तो आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप इससे करना चाहें तो देखो इससे कैसे करेंगे, जैसे ये रोड थी आपकी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर था और वेलोसिटी मैंने आपको इस डायरेक्शन में दी थी v, ठीक है। ये एंगल दिया था बेटा मैंने आपको 53। तो फर्स्ट क्रॉस प्रोडक्ट के देखो डायरेक्शन निकालोगे तो फर्स्ट राइट हैंड की फिंगर किधर, फर्स्ट वेक्टर की तरफ, है ना, बी तरफ। फिर उसको फोल्ड किधर करना है, बी की तरफ, और बी किधर जाएगा आपको अंदर की तरफ। तो इधर से अंदर की तरफ फोल्ड करोगे तो डायरेक्शन आपके पास आएगी ये वाली। तो ये डायरेक्शन आई आपके पास, ये डायरेक्शन है v क्रॉस b की, ये डायरेक्शन, ठीक है, v क्रॉस b की डायरेक्शन है ये। अच्छा, और v क्रॉस b का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, a क्रॉस b कितना होता है मैग्नीट्यूड, AB sin थीटा। और यहाँ पे v और b में भी एंगल 90 डिग्री है। देखो v इधर है और b इधर है, एंगल कितना है भाई 90 डिग्री। देखो ये लाइन तो 90 डिग्री है ना, एंगल तो 90, तो ये BB sin 90 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो इसका मतलब v क्रॉस b एक वेक्टर है जिसकी डायरेक्शन है ये वाली और मैग्नीट्यूड है VB और डायरेक्शन ये वाली। अब ये 53 है तो ये एंगल कितना बचा, 37 बचा। अब आपको करना है L डॉट दिस वेक्टर, और ये वेक्टर इधर हो गया, और ये जो आपका L वेक्टर कौन सा है, ये L वेक्टर, ये वाली लेंथ वाला। तो A डॉट B कितना होता है भैया आपका, दो वेक्टर का अगर आपको डॉट प्रोडक्ट करना हो तो मैग्नीट्यूड ऑफ A मैग्नीट्यूड ऑफ B इनटू cos थीटा, दोनों होता है कि नहीं होता। अच्छा देखो इन दोनों वेक्टर को जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो L डॉट दिस, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना भाई L, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर कितना भाई VB इनटू cos थीटा। इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल, इन दोनों के बीच में, तो L और V क्रॉस B के बीच में एंगल कितना है भाई 37। तो सोल्व करोगे तो ये आ गया LVB, और ये कितना आ गया भाई cos 37 4/5। याद करो अभी थोड़ी देर पहले निकाला जब इतना ही आया था। तो आपकी चॉइस है, ऐसा करोगे तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी इससे आसान तरीका मैंने आपको बता ही दिया। आप तो हमेशा वैसे ही कीजिए, कंपोनेंट बना लीजिए। देखो कैसे कंपोनेंट वाला भी दोबारा बता देता हूँ। देखो सिंपल सा, आप देखो ये लेंथ है और ये मैग्नीट्यूड, ये तो परपेंडिकुलर आ ही है, बस ये परपेंडिकुलर नहीं आ रहा तो इसके दो कंपोनेंट बनाओ, एक इधर और एक इधर। तो इधर तो आएगा v cos 53 और इधर आएगा v sin 53, बस ये लो। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा आप सिंपल करता है, इसके कारण कोई इंड्यूस नहीं होगा क्योंकि ये तो अलोंग द लेंथ है। दो वेक्टर जब भी पैरेलल आएंगे तो ईएमएफ कितना होगा 0। तो इस फैक्टर के कारण वेलोसिटी के इस कंपोनेंट के कारण ईएमएफ 0, तो सारा ईएमएफ इसके कारण प्रोड्यूस होगा मैग्नेटिक फील्ड B, और जो वेलोसिटी ईएमएफ इंड्यूस कर रही है वो कितनी है भाई, वो वेलोसिटी कंपोनेंट इतना इनटू L। अब तो तीनों परपेंडिकुलर है तो सीधा लिख दे BVL, V में V क्या, V परपेंडिकुलर, और सिंपल सोल्व कर लो sin 53 की वैल्यू होती है 4/5 BVL। बोलो आया। तो इसमें आपको बार बार क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन वगैरह ये नहीं निकालनी पड़ेगी, सिंपली आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलिए जी और देखिए, और देखिए जैसे मैंने आपको बोला कि मान लीजिए कि ये मैग्नेटिक फील्ड है,
ठीक है, इसके अंदर एक ट्राइंगल रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, जिसकी ये वाली साइड है ए, ठीक, और इसको v स्पीड से चला रहा हूं मैं, ठीक, इस पूरे ट्राइंगल को। ट्राइंगल का नाम है ए बी सी। तो देखो, आपको क्या बताना है, आपको बताना है वी ए माइनस वी बी, पहली बात, ठीक। दूसरा बताना है आपको वी बी माइनस वी सी। तीसरा बताना है आपको वी ए माइनस वी सी। तीन नोड हो गए ना, तीनों अलग अलग है ना। और एक पूरे लूप में नेट ईएमएफ एप्सिलॉन नेट। देखिए, आपको इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और पूरे लूप में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड हुआ, ये तीन चीजें बतानी है। तो सबसे पहले देखिए, इस वाली रोड की बात कीजिए, इसके लिए लेंथ ये, वेलोसिटी ये और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, क्या तीनों परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड भी। तो पहले अगर बात करी जाए वी ए माइनस वी बी, तो वेलोसिटी डायरेक्शन में आपने फिंगर की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, तो ये हायर पे है। तो सिंपल सा जो आपके पास वी ए माइनस वी बी आएगा, वो तो कितना आने वाला है, देखो गौर देगा, वी ए माइनस वी बी की वैल्यू यानी बी वी एल, बी वी और एल की वैल्यू कितनी है, ठीक। अगर आप पूछो वी बी माइनस वी सी, वी बी माइनस वी सी यानी इस रोड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, तो देख पूरा ट्राइंगल ही इधर चल रहा है, तो ये रोड भी इधर ही चल रही होगी। तो इस वाली रोड के लिए एल और वी पैरेलल है, तो ये पक्का से जीरो होगा, ये पक्का जीरो होगा। ओके, अच्छा जी, और देखिए, अब मैंने पूछा नेट, इस पूरे में नेट ईएमएफ कितना इंड्यूस्ड होगा, वी नेट। तो भैया ये भी जीरो ही होगा, ये आप पहले से जानते हैं। देखो, पूरे में जीरो क्यों हुआ, क्योंकि ये क्लोज लूप है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है। ईएमएफ तभी इंड्यूस्ड होता है जब फ्लक्स चेंज हो रहा है, यानी जब एंटर करता है बाहर निकलता है, अंदर चलेगा तो कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। तो आप ये बोल सकते हो कि नेट कितना आएगा भाई, जीरो, क्योंकि फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। अच्छा जी, गौर देखो, इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ इस रोड में, तो ए एंड बना अपर और ये एंड बना लोअर पोटेंशियल पे, है ना। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना जनरेट हुआ, बीवीए, मान लीजिए एक्सेलेंट, इसमें ये हायर है, ये लोअर है, ठीक है। इसमें भाई जीरो, और पूरे लूप में कितना, जीरो, क्योंकि पूरा तो क्लोज लूप है ना, और क्लोज लूप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चल रहा है, तो फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है ना। तो पूरे में जीरो होने के लिए जो इस रोड में हुआ, इस रोड में कितना हुआ, कितना देखो, माइनस एप्सिलॉन, है ना। अगर इसमें प्लस एप्सिलॉन है तो इसमें कितना, माइनस एप्सिलॉन, ताकि नेट कितना हो जाए आपका, जीरो। तो भैया इस रोड के अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी ए माइनस वी सी, उसकी वैल्यू भी कितनी आएगी, बी वी ए, कितनी आएगी, बी वी ए, है ना। वापस से समझिए, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, याद कीजिए पहले आपको पहले क्वेश्चन करवाए थे, उसमें कोई लूप अंदर जा रहा था, कोई लूप बाहर जा रहा था, कोई अंदर से चल रहा था। तो अंदर से चल रहा था उन सभी के अंदर भाई ये वाली साइड रखिए ए, ठीक है। तो फर्स्ट वाली ए बी सी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, ये तो भाई परपेंडिकुलर है, तो बी वी ए पक्का। इसके अंदर भाई कितना, जीरो, और टोटल भी कितना आ रहा है, जीरो। तो जितना ईएमएफ इसमें होगा उतना इसमें होगा, इक्वल और अपोजिट। इक्वल और अपोजिट जैसे मान लीजिए इसकी बैटरी तो ये बनेगी, ये हायर एंड पे भाई ईएमएफ जनरेट होने का अंदर, जैसे कोई रोड चली, ये एक एंड बन गया पॉजिटिव, एक एंड बन गया क्या, नेगेटिव, है ना। तो अब ये बैटरी की ट्रैक करेगा, ये जैसे बैटरी क्या काम करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट कर रही है। इस रोड के इसके अबाउट क्या जनरेट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस। कभी भी इसको अगर आप इस सर्किट में जोड़ देंगे तो इस सर्किट के अंदर क्या फ्लो करना स्टार्ट कर देगी, करंट स्टार्ट कर देगी ना। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ, मैंने इसको सिंपल सी बैटरी से बना दिया ऐसा। मैं कह रहा हूं कि इसके अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये कितने वोल्ट की बैटरी है, इतने वोल्ट की बैटरी है ना। इसको अगर मैं लिखूं एप्सिलॉन, पूरे लूप में नेट पोटेंशियल कितना होना चाहिए, जीरो। तो इसके अंदर तो पक्का से जीरो है, तो इसके अंदर कितना होना चाहिए ऐसे, क्योंकि नेट कितना होना चाहिए सर्किट के अंदर, ये भी एप्सिलॉन की बैटरी बनेगी, है ना। ये प्लस एंड ये माइनस एंड। चलो देखो, यहां से लोगे तो देखो, यहां से लोगे पोटेंशियल कितना बढ़ा, प्लस एप्सिलॉन,
यहाँ से तो कितना देखो लोअर से आए गए तो प्लस एप्सिलॉन, यहाँ से आ गए तो वापस लोअर पे आ गए माइनस एप्सिलॉन, यहाँ से यहाँ आए तो जीरो। जब टोटल पूरे सर्किट का जीरो हो गया, यस सर पूरे सर्किट का कितना हो गया जीरो। तो ये बैटरी ऐसे नहीं कि ये बैटरी इसके रिवर्स सेम डायरेक्शन, मतलब ये बैटरी ऐसे तो ये बैटरी ऐसे कैसे। और मुझे पता था कि इधर जितना भी ईएमएफ आएगा इसके अंदर उतना ही ईएमएफ आएगा अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पूरे सर्किट का नेट जीरो रहना चाहिए। तो देखो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बीवीए, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस माइनस बीवीए। कितना भाई माइनस बीवीए, है ना। सिंपल निकाल सकते हो, इसमें आपको रोड की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी किस एंगल पे है। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात बता रहा हूं, तो फिर आप जो आपका जनरल मेथड है वैसे ही करो। भाई ट्रायंगल था, ट्रायंगल की तीनों साइड अलग अलग बना लो। ऐसे देखो, एक साइड ये थी, ये एंड आपको दे रखा था ए, ये दे रखा था बी, और ये चल रही थी, ठीक है। मैंने पूछा आपसे वी ए माइनस वी बी, तो सबसे पहले देखो हायर एंड पे कौन सा, ऊपर वाला, ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पे, तो ठीक है वैल्यू प्लस ही आएगी। अब ये रोड जो चल रही है इसके लिए v इधर, l इधर और b अंदर, तीनों परपेंडिकुलर है, तो सिंपल लिख दो BVL। हायर में से लोअर जा रहा है तो प्लस का आएगा, ठीक है। फिर इस रोड के लिए अलग से लिखो, इस रोड को अलग मानो, ये c हो गया, तो ये रोड भी इधर चल रही होगी, तो भाई इसके लिए आप VB माइनस BC करेंगे, तो भाई ये तो जीरो आने वाला है, ये तो कोई सोचने वाली बात नहीं, क्योंकि रोड चली घट रही है। तीसरी रोड की बात करो भाई, ये वाली मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है, ठीक है। ये L आपको कितना दे रखा था, A के बराबर, अभी मैं L लिख देता हूँ, चलो इसको वहां L लिख दिया ना। अच्छा ये एंगल है थीटा। तो तीसरी रोड की बात करूं तो देखो तीसरी रोड के लिए लेंथ ये, चलो A लिख लो आप, ये A, ये A, ठीक है, ये लेंथ लिख लो, मान लीजिए आप L। तो तीसरी रोड के लिए भाई लेंथ इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, और वेलोसिटी किधर है बेटा, इधर है, और ये एंगल आपको दे रखा है थीटा। ये मान लीजिए इस रोड की लेंथ है L, मान लीजिए, ठीक है। आपको सिंपल ये दे रखी है ये लेंथ, आप ये एंगल आप थीटा मान लीजिए, इसकी लेंथ मान लीजिए आप L मान लीजिए, है ना। तो इसके अक्रॉस तो BVL, L कितना हो गया A, इसके अक्रॉस जीरो, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस तीसरी रोड के अंदर देखो, इस तीसरी रोड के अंदर, तीसरी रोड के अंदर ये एंड आपका A और ये एंड आपका C, और ये वेलोसिटी। तो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट नाउ परपेंडिकुलर टू रोड एंड अलोंग द रोड। तो जो परपेंडिकुलर टू रोड आएगा वो आएगा v sin थीटा, और ये कितना आएगा v cos थीटा। तो अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस लिखूं तो देखो हायर पे कौन सा आएगा, वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड ये, तो a हायर पे आएगा। तो a हायर पे तो va माइनस vc की वैल्यू लिखूं तो v की वैल्यू कितनी, v sin थीटा, v sin थीटा इनटू l, BVL हो गया। अब इस ट्रायंगल में वापस से देख लो, अगर मैं साइन थीटा की वैल्यू लिखूं, साइन थीटा, तो इस ट्रायंगल में लिख सकता हूं बेटा A/L। तो L साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, A, तो यहाँ पे L साइन थीटा को लिख लो A, तो कितना आ गया BVA, ये VA माइनस, तो देखो VA माइनस BVB कितना था BVA, और VA माइनस BCB कितना है BVA, है ना। यानी जितना पोटेंशियल इन दोनों एंड्स के अक्रॉस होगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों एंड्स के अक्रॉस होगा, ठीक है। या मैं सिंपल इसका निकालते ही मुझे पता था इसमें भी इतना ही आएगा, मुझे निकालने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे पता है इसके अक्रॉस तो इतना है, इसमें जीरो, नेट जीरो होने वाला है, तो जितना इसमें उतना ही इसमें होना चाहिए। तो इसके अक्रॉस अगर BVA है तो इसके अक्रॉस भी BVA होगा। हाँ डायरेक्शन अपोजिट जरूर आएगी, अगर इसमें ये हायर है ये लोअर है, यानी इसकी बैटरी ये बनी तो इसकी बैटरी रिवर्स डायरेक्शन में बनेगी, सेम डायरेक्शन में नहीं बनेगी, यानी इसमें A हायर आएगा और C लोअर आएगा, A हायर है C लोअर है, ठीक है। अच्छा ठीक, और देखिए, और देखिए, जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं आपसे कि देखिए जो अर्थ के ऊपर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है ना, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है ना। इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं कोई भी चीज डालूं तो मैग्नेटिक फील्ड तो हर जगह अवेलेबल है ना। मैंने दो स्फीयर डाले, एक तो डाला मान लीजिए मैंने किसी मेटल का, और ये मान लीजिए ग्लास का, सेम हाइट से डाले, मैंने कौन अर्थ पे पहले पहुंचेगा, ठीक है। एक मेटल का है और एक ग्लास का है, तो देखो ये दोनों, देखो
ये क्वेश्चन 3 तरीके से आता है। देखो आपके पहले आप 11 में पढ़ा होगा तो ये था 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, एक 1 किलो का है, एक 10 kg का, दोनों को सेम एक्स डाला, कौन अर्थ पे पहले पहुंचेगा, दोनों सेम टाइम पे पहुंचते हैं ना, मास से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। दूसरा आपने पढ़ा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स में कि रेन की छोटी ड्रॉपलेट और बड़ी ड्रॉपलेट एक साथ गिरे तो कौन पहले पहुंचेगा, है ना। देखो जो पहला कैटेगरी था उसमें आपको पता है एक चीज 1 किलो की 10 kg की है, यानी कुल मिला के मास का इफेक्ट पूछना चाह रहा था। दूसरे में बोला छोटी ड्रॉपलेट है, एक बड़ी ड्रॉपलेट है, कौन पहले पहुंचेगी, यानी साइज का फर्क पूछना चाह रहा था। अब इसने पूछा कि एक स्फीयर मेटल का है और एक ग्लास का है, यानी मेटेरियल का फर्क पूछना चाह रहा है ना। अच्छा, जैसे ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करेंगे, ठीक है, तो देखो जो मेटल होगी उसके अंदर क्या इंड्यूस्ड होगा, अगर कोई मेटेलिक ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से मोशन करता है और मैग्नेटिक फील्ड लाइन को कट करता है तो उसके अंदर क्या इंड्यूस्ड होगा, ईएमएफ। और ये कैसा है, इंसुलेटर है ना, नॉन मेटल है ना, इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस। देखो ईएमएफ जब लोड 3 थी क्यों इंड्यूस हुआ था, क्योंकि उसके पास फ्री चार्ज था, कंडक्टिंग लोड थी, तब ये प्लस माइनस अलग हुए, और ये इंसुलेटिंग लोड होती तो प्लस माइनस अलग ही नहीं होता। अच्छा, तो यानी जो ये ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहे हैं ये सिर्फ मेटलिक ऑब्जेक्ट्स में इंड्यूस्ड हो सकते हैं ना। अब मैंने इन दोनों को एक साथ डाला तो देखो इसके अंदर तो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा पर इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड नहीं होगा, है ना। और इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हुआ वो क्यों हुआ, इस स्फीयर के चलने के कारण, क्योंकि चलेगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को क्या करेगा, कट करेगा। और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होते हैं ना, ये हमेशा उन कोज का अपोज करते हैं जिनके कारण ये इंड्यूस्ड हुए हैं, है ना। तो ये चलने के कारण इंड्यूस्ड हुआ है तो ये इसके चलने का क्या करेगा, अपोज करेगा। और ये चुपचाप गिर जाएगा, इसकी मोशन का कोई अपोज नहीं होगा पर इसकी मोशन का अपोज होगा, तो फाइनली इन दोनों में से ये पहले पहुंचेगा और ये बाद में। कारण क्या है, the metallic sphere passing through the magnetic field of earth, then EMF will induce in it, and this EMF always oppose the cause due to which it is generated. So metallic sphere reach at the ground after the glass sphere. पहले ग्लास स्फीयर पहुंचेगा बाद में, क्योंकि इसमें कोई EMF इंड्यूस नहीं होने वाला, इसमें EMF इंड्यूस होगा और वो हमेशा उन कारण उन कोज का अपोज करेगा जिनके कारण डेवलप हुआ है। तो मोशन के कारण डेवलप हो रहा है तो मोशन का अपोज करेगा, इसलिए ये लेट पहुंचेगा और ये जल्दी पहुंच जाएगा। ओके, चलिए जी और देखें, और देखें, मैंने सिंपली आपसे पूछा कि देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अच्छा जी, मान लीजिए यहां पे मैंने एक रेक्टेंगुलर लूप लिया, ठीक है। अच्छा, जिसकी ये साइड है 2 सेंटीमीटर और ये साइड है मान लीजिए 4 सेंटीमीटर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मान लीजिए आप 5 टेस्ला मान लीजिए, है ना। मैंने कहा कि इस रोड को मैंने इधर से खींचा 1 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से एंटर करना स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो मैंने पूछा कि इस लूप में नेट ईएमएफ कितना होगा जब ये पूरा इसके अंदर एंटर नहीं हुआ है, जब ये इसके अंदर पूरा एंटर हो चुका होगा, और तीसरा जब ये इससे बाहर निकल रहा होगा। तीनों केस में बताइए, है ना। तो जैसे ही इसके अंदर एंटर, तो देखो एंटर यहां से पूरा एंटर कितनी देर में हो जाएगा, स्पीड कितनी देर की है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, और ये लेंथ कितनी है 4 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। अच्छा, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर, यानी इसको पूरा अंदर घुसने में कितना टाइम लगेगा, 4 सेकंड लगेंगे, है ना। तो t = 0 से लेके 4 सेकंड के बीच में देखो ये रोड तो पूरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर होगी, ये रोड और ये रोड इसके अंदर चल रही होंगी, और ये रोड क्या रहेगी आपकी बाहर रहेगी। तो देखो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होगा इसके अंदर तो कितना 0, इसके अंदर कितना 0, क्योंकि ये तो वेलोसिटी और लेंथ पैरेलल है, सिर्फ इसमें जनरेट होगा। कितना होगा ईएमएफ BVL, B कितना 5, V कितना 1 सेंटीमीटर, BVL, L कितना भैया, इसकी लेंथ की रखिए 2 सेंटीमीटर इस रोड की, तो 2/100 BVL। सोल्व कर लीजिए, आ जाएगा 10, 1 0 कट जाएगी, ये आ गया 1/1000 यानी 1 मिलीमीटर। तो 4 सेकंड तक तो इतना रहेगा। 4 सेकंड के बाद ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा, 4 सेकंड के बाद ये पूरा इसके अंदर चला जाएगा, है ना। तो देखिए अब ये पूरा इसके अंदर क्यों चलेगा, तो
एक तो आप ये देख सकते हो कि इससे क्रॉस होने, अगर एक बार पूरा एंटर कर गया उसके बाद इससे पास होने वाला फ्लक्स फिर चेंज नहीं होगा, तो नेट ईएमएफ जीरो हो जाएगा। या दूसरा आप ऐसा देख सकते हो, देखो ये जब ऐसे चल रहा था तो इसका ये एंड हायर पे था और ये एंड लोअर पे था, और 1 वोल्ट 1 मिली वोल्ट इसके अंदर, यानी ये इस टाइप की बैटरी बनेगी। पर जैसे ही पूरा एंटर करेगा तो देखो इन दोनों में तब भी जीरो रहेगा क्योंकि पैरेलल चल रही है। इस रोड के अंदर कितना होगा, इसके अंदर इतना होगा 1 मिली वोल्ट, और इस रोड में कितना जनरेट होगा 1 मिली वोल्ट, तो नेट कितना हो गया भैया आपका जीरो। दोनों बैटरी कैसी बन रही है, अपोजिट बन रही है, तो नेट ईएमएफ पूरे लूप में कितना हो गया जीरो। तो देखो पूरे लूप में जीरो हो तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके हर ब्रांच में जीरो है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 मिली वोल्ट है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 मिली वोल्ट है, पर पूरे में कितना है भाई जीरो। ऐसे जब ये बाहर निकलना स्टार्ट करेगा तो देखो ये वाला जो रोड है जैसे ही बाहर आएगी तो इसके ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आगे उसके बाद तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो कट करेगी नहीं, तो इसमें कितना हो जाएगा बेटा आपका जीरो। जैसे बाहर आना स्टार्ट होगा तो इसमें जीरो, इसमें जीरो, इसमें जीरो, और इसमें कितना बचेगा 1 मिली वोल्ट। तो जब एंटर कर रहा होगा तो नेट ईएमएफ कितना होगा 1 मिली वोल्ट, जब ये बाहर निकल रहा होगा तो कितना होगा 1 मिली वोल्ट, और जब ये इसके पूरा अंदर मोशन कर रहा होगा तब नेट ईएमएफ पूरे लूप में कितना होगा जीरो। एंटर जब तक पूरा एंटर नहीं किया तो नेट ईएमएफ पूरे लूप में कितना है 1 मिली वोल्ट, पूरा एंटर करने के बाद जीरो, और जब बाहर निकल रहे हैं तो पूरे लूप में कितना है नेट 1 मिली वोल्ट। ओके चलिए इसमें क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन। चलिए आज के लिए इतना सफिशिएंट है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।